नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश जांगीर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरजे पासनाम का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम फंक्शंस पढ़ रहे थे और फंक्शंस के अपन ने कुछ लेक्चर डिलीवर कर दिए थे। हम फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर पर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फलन के बारे में पढ़ रहे थे और फलन के अंदर भी हमने स्टार्टिंग में कुछ एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा देखा था कि फलन क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, अपन आज थोड़ा सा फंक्शन को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और इसमें पढ़ते हैं कुछ टाइप्स अपन पढ़ लेते हैं इसके अंदर, है ना। तो इसमें जो पहला जो अपने पास टाइप रहेगा उसको मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर अचर फलन। ठीक है, ये अचर फलन क्या होता है पहले अपन ये देख लेते हैं। अचर फलन इसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब ये फंक्शन होता क्या है, ये फलन होता क्या है, अपन इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखो मैं इसको वेन डायग्राम से बता दूंगा और मतलब अपन डायग्राम से बता सकते हैं इसको और अपन डेफिनेशंस के थ्रू भी अपन से यहाँ से बातचीत कर सकते हैं। डेफिनेशंस क्या होगी वो अपन यहाँ पर देखें कि देखो मेरे पास एक फलन होगा f, ठीक है, जो कह सकते हैं अपन a से b के अंदर जा रहा होगा। ठीक है, दो सेट अपने पास है, अपन ने यहाँ पर एक सेट को नाम दे दिया a दे दिया और एक सेट को नाम दे दिया b। ठीक है, इसके अंदर कोई एक रूल बना दिया, एक मैपिंग कर दी, उसको नाम दे दिया f। ठीक है, अब क्या होगा, इस a के जितने भी अवयव है मान लो 1 2 3 4 5 और 6, और इसके बाद जितने भी अवयव मान लीजिए यहाँ पर a b c d e f, ये अपने पास सारे अवयव अपन ने ले लिए। ठीक है, अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा कि इसका प्रत्येक अवयव किसी एक एलिमेंट से मिल जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जो अपन बात कर लेते हैं, ये एक की इमेज अपन ने ले ली c, एक का प्रतिबिंब, 2 का भी c ले लिया आपने, 3 का भी c ले लिया, 4 का भी c ले लिया, 5 का भी c ले लिया और 6 का भी c ले लिया। अपन ऐसा कहना चाह रहे हैं, मतलब एक जो रिलेशन आपका जो बन रहा है ना, आपका जो आंसर आने वाला है, आपने पहले पढ़ा था कि ये अपने पास क्या होता है, प्रांत होता है। ये क्या होता है, ये होता है सहप्रांत, इंग्लिश में से बोलते हैं डोमेन। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन कोडोमेन। यहां से कुछ चीजें क्लियर होने वाली है। क्या कहना चाह रहा है कि आप इसके अवयव को आप x से बोलते थे, मतलब आप ये कह सकते हो कि f ऑफ x बराबर कोई एक c को आप एक काम कीजिए k लिख दीजिए। k जो है आपके पास एक अचर राशि होगी, कांस्टेंट नंबर होगा k, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, मतलब आप कितने भी एलिमेंट हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपका आउटपुट एक फिक्स नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं, कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखो आपने ये भी सीखा था कि जो आपका आंसर यहाँ पर मिल रहा है ना इस सेट के अंदर, वो आपका रेंज कहलाता है ना, रेंज कहलाता है, परिसर कहलाता है। अच्छा, रेंज में अगर आपके पास एक ही अवयव मिल रहा है आपके आंसर में, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शंस बोलते हैं, अचर फलन बोलते हैं। ये भी आप इस चीज को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अपने पास एक ही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा मैं ऐसा लिख दूं कि सर मेरे पास एक सेट है f जो है एक फलन है n से लेकर के किसी r में जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने फॉर्मूला दे दिया सर f ऑफ x बराबर दे दिया आपने 2/3, ऐसा लिख दिया, काम खत्म। अब x में कोई भी प्राकृत संख्या लिखो, आपका आंसर कितना दे दिया 2/3, ये फिक्स आपने कर दिया। तो ये जो फिक्स आंसर आपके पास मिल रहा है ना, उसको अपन बोल रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। मतलब आप यहाँ पर एक सेट बनाओगे n बनाओगे, एक सेट बनाओगे r बनाओगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कई भी काउंटिंग पूरी लिख दोगे आप। ठीक है, अब काउंटिंग लिखने के बाद आपके पास रियल नंबर में बहुत सारे रियल नंबर आएंगे। अब जो आपका आंसर जो है वो यहाँ पर सिर्फ 2/3 में मिलेगा। मतलब 1 की मैपिंग 2/3 से, 2 की मैपिंग, 3 की मैपिंग, 4 की मैपिंग, 5 की मैपिंग, 6 की मैपिंग, मतलब इसके प्रत्येक अवयव का एक आंसर मिलेगा आपको 2/3। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन अचर फलन। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा एक बार थोड़ा सा। अब अपन देखते हैं तत्समक फलन के बारे में, अपन देख लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होते हैं। मतलब ऐसे फंक्शन जो खुद से खुद पर ही परिभाषित हो, मतलब खुद से खुद पर ही होने चाहिए। तो पहली बात तो ये होना चाहिए कि ऐसा फलन जो a से a में ही आ रहा हो, दोनों सेट, और यही होना चाहिए। और इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है वो खुद से ही संबंधित होना चाहिए, मतलब उसका आंसर वो खुद ही आना चाहिए।
जैसे अपन यहाँ पर ये देखें एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स ही आपको मिलना चाहिए, उसका वो का वही आंसर आपको मिलना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं तत्समक फलन। मतलब इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, इसको ऐसा भी लिखा जाता है अमूमन आई ए एक्स ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, तत्समक फलन को इस टाइप से भी यहाँ पर लिखा जाता है। मतलब आप इसको ऐसा समझिएगा कि आपने सेट लिया, सेट ए लिया, वही सेट आपको दोबारा लेना है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर आपने एलिमेंट ले लिया ए बी सी डी, 4 एलिमेंट ले लिए, तो यहाँ पर भी ए बी सी डी 4 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। ए का जो रिलेशन है वो ए से होना चाहिए, बी का बी से मिलना चाहिए, सी का सी से मिलना चाहिए, डी का डी से। मतलब जो आप एलिमेंट ले रहे हो उसका आंसर भी वही आना चाहिए। मतलब अपन ये कहना चाह रहे हैं एफ ऑफ ए बताइए क्या आएगा, एफ ऑफ बी बताइए क्या आएगा, एफ सी कितना आएगा और एफ डी कितना आएगा। आप ये इस रूल के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देख रहे होंगे कि ए का आंसर ए ही मिल रहा है अपने को, ए आ जाएगा, बी का बी हो जाएगा, सी का सी हो जाएगा, डी का डी हो जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं तत्समक फलन बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसके बाद में तुल्य फलन क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, अब इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। अब हमने लिखा है तुल्य फलन, इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं आपको उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब ये दो फंक्शंस की तुलना कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, तो आपको दो फंक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे। तो मान लो कि आपके पास दो फंक्शन है, कौन सा, एक तो मान लो आपने ले लिया f और दूसरा ले लिया g। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके पास फंक्शन है, फलन है। अब ये दोनों जो है वो इक्वल फंक्शन या तुल्य फलन कब कहलाएंगे, इसके लिए 3 चीजें हैं। पहली चीज, ठीक है, यहां लिख रहा हूं f का प्रांत, प्रांत को अपन बोलते हैं डोमेन। ठीक है, और g का प्रांत, ये दोनों बराबर होने चाहिए। प्रांत का मतलब फिर से अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, डोमेन लिख रहे हैं। बात समझना आप क्या कहना चाह रहे हैं। f का जो प्रांत है मतलब डोमेन है, वही डोमेन जो होगा दूसरे फंक्शन का, वही आपको डोमेन यहाँ पर मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पर क्या करना है, f का, तीसरी चीज, और 3 चीजें हमारे पास रहेगी, एक तो प्रांत रहेगा, एक सह प्रांत रहेगा और एक फलन का मान हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं f का सह प्रांत, f का सह प्रांत, इसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, इज इक्वल्स टू g का सह प्रांत। बात समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, कोडोमेन। ठीक है जी। तीसरी चीज अपन क्या कर रहे हैं कि सर fx और gx की जो वैल्यू रहेगी हमेशा बराबर रहेगी फॉर ऑल x, सभी x के लिए, जितने भी x आपको क्वेश्चन में दिए होंगे उन सभी के लिए ये चीजें बराबर रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन किसकी होगी, इक्वल फलन की, इक्वल फंक्शन की हो गई, तुल्य फलन की हो गई। बात समझ में आनी चाहिए क्या कि जो आपने दो फलन लिए हैं, दो अलग अलग फंक्शन लिए हैं, उन दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, उन दोनों का कोडोमेन सेम होना चाहिए, और fx बराबर gx भी आपको सेम मिलना चाहिए। तो ये जब ऐसे तीनों कंडीशन एक साथ लागू हो जाती है तब आप क्या कहोगे कि f और g क्या हो जाएंगे, हमारे पास तुल्य फलन हो जाएंगे। हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं, वो क्वेश्चन से थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बोर्ड पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, उन एग्जांपल्स को अपन थोड़ा सा देखते हैं और प्रयास करते हैं कि तुल्य फलन कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, अपन ये देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे थोड़ा सा हम सीख सके इससे। ठीक है, 3 एग्जाम्पल लिखे हैं हमने पास। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, ए में अपने सेट लिखा है 1 और 2, 2 अवयव लिखे इसमें, और बी में भी लिखे 3 और 6। ठीक है सर, अब आपने ये देखा है कि 2 फलन मैंने यहाँ लिख के दिखा है, ए और एफ और जी मैंने लिखा है। अब देखो f जो कहाँ से कहाँ पर डिफाइन है, a से b में डिफाइन है, और g भी कहाँ से डिफाइन है, a से b में डिफाइन है। मतलब a और b दोनों के लिए सेम ही हुआ ना। मतलब ये आपका क्या होता है, प्रांत होता है, डोमेन होता है, और ये आपका क्या होता है, सह प्रांत को डोमेन होता है। तो देख रहे हो ना, f और g दोनों के लिए प्रांत और सह प्रांत दोनों सेम है। मतलब पहले 2 कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही। अब देखते हैं ना कि दोनों नियमों के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें कि जैसे मैं आपको डायग्राम से बना के दिखाता हूँ, भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने एक बार f फलन ले लिया, ये a हो गया, ये b हो गया।
एक बार आप क्या फलन ले रहे हो, आप जी फलन ले रहे हो, ये ले लीजिए भैया, जी फलन ले लीजिए। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे अपन, ए से बी तक जाएंगे। ए में कौन से अवयव है, 1 है और 2 है। बी में कौन से अवयव है, 3 है और 6 है। सेम कहानी, 1 और 2, 3 और 6। अब बात समझना, आप यहाँ पर F1 लिखने वाले, 1 का मतलब ये वाला है, ये वैल्यू आएगी ना, ए सेट वाली तो वैल्यू आएगी। आपने पहले एफ फंक्शन की बात कर रहे हो तो आपने यहाँ पर 1 लिखा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, मतलब 1 का आंसर किससे होगा, 3 से मिलेगा, ठीक है। अब अपने यहाँ पर 2 रखा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। तो F2 की जो वैल्यू मिलेगी आपको कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। क्लियर। अब अपन आते हैं जी के ऊपर आते हैं। जी क्या कहना चाह रहा है कि आप यहाँ पर 1 रखिएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने G1 यहाँ पर 1 रखा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब 1 किससे मैच होगा, 3 से होगा। क्लियर। और यहाँ पर अगर आपने 2 रखा, कितना 2, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब 2 किससे मैप हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, दोनों ही फंक्शन से ये समझ में आ रहा है कि F1 और G1 दोनों बराबर है, दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। देख लो, 1 को 3 से अटैच कर रहा है, 1 को 3 से अटैच कर रहा है, ठीक है। और दूसरी क्या कहना चाह रहा है, F2 और G2 दोनों का आंसर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। और फॉर ऑल x कह रहा मतलब सभी x के लिए, तो सेट A में आने वाले सभी अवयव क्या कहलाते हैं, x कहलाते हैं। और सेट A में हमारे पास 2 ही अवयव थे, हमने दोनों के लिए इमेज का बंदोबस्त कर लिया, हमने दोनों की इमेज निकाली, इनका प्रतिबिंब निकाल लिया, और उससे अपन ने देखा कि सर पहले क्वेश्चन में ये तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। प्रांत सप्रांत दोनों बराबर है, डोमेन कोडोमेन बराबर है, तो ये अपने को समझ में आ रहा है। तो अपन क्या कहेंगे कि जो पहला एग्जाम्पल है उसमें अपन क्या कहेंगे, F एंड G कौन से फलन है भैया, ये आपके पास फलन है तुल्य फलन। यहां पर बात समझ में आ गई कि दोनों जो है वो इक्वल फलन होंगे। अब दूसरी बात, ठीक है। अब यहां पर क्या करना चाह रहा है, fx बराबर एक्स स्क्वायर, gx बराबर एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये x कहां से लेगा, देखो अपन जिस सेट से x ले रहे होते हैं ना वो अपना प्रांत कहलाता है, डोमेन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि x का जो मान है 0 से 1 के बीच में रहेगा, और यहाँ पर क्या करना चाह रहा है, x का जो मान है 2 से 8 के बीच में रहेगा, मतलब x कहाँ से आएगा, सेट A से मिलेगा। और सेट A में जो पहला फलन है वो तो कह रहा है 0 से 1 तक जाना चाहिए, और दूसरा फलन है वो क्या करना चाहता है, 2 से 8 तक जाना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या करना चाह रहा है कि दोनों के जो प्रांत है, डोमेन है, वो दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। इसका पहले f का जो डोमेन आएगा वो कितना आएगा, 0 से 1 तक आएगा, और g का जो डोमेन आएगा, प्रांत आएगा, वो कितना आएगा, 2 से 8 तक आएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये जो अपने पास एग्जाम्पल नंबर 2 है वो क्या है, तुल्य फलन नहीं है। यहां तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि f आपका जो है वो r से r में डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। g जो है वो भी आपका कहां से कहां तक डिफाइंड है, r से r तक डिफाइंड है। मतलब पहली दो चीजें तो सफल समझ में आ रही है कि f कहां से r में, g भी कहां से r में, मतलब इसका जो प्रांत है, दोनों का जो डोमेन है वो तो r है, और को डोमेन भी क्या अपने पास r है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन देख रहे हैं कि भैया इसके अंदर आने वाले सभी अवयव का जो आंसर आना चाहिए वो भी सेम आना चाहिए। मतलब तीसरी बात अपन क्या बताना चाहेंगे कि fx जो है वो gx से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपन अब इन फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ पर डायग्राम से देख लेते हैं, या फिर इसको अपन सीधा सा सोल्व करने का प्रयास करते हैं। अब आपके पास जो पहला फलन दिया हुआ है वो क्या दे रखा है, fx इज इक्वल्स में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, और ये इसमें एक चीज और लिखी इसने, जब x जो है वो 2 नहीं होगा तब आपको f2 कितना दे रखा है, 5, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो फलन है 2 पर परिभाषित नहीं होगा, ठीक है,
क्योंकि 2 रखोगे तो 4 - 4 2 - 2 ऐसा कुछ हो जाएगा, 0/0 वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या कह दिया कि जब 2 नहीं है तब तो आप आंसर ये ले लो, और जब 2 है तो आप ले लो 4, 5 ले लो इसका आंसर। ठीक है, अब जो gx है आपके पास, gx उसने क्या दे रखा है, x + 2 दे रखा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी रियल नंबर के लिए से दे दिया। अब देखो यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है ना, f2 पे बात की इसने। ठीक है, तो आप यहाँ पर g2 निकाल लीजिए सर, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। g2 मतलब x की जगह आप 2 रख दो, कितना आ जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, मतलब आपको क्या मिलेगा, 4। तो आप मुझे बताइएगा क्या f2 और g2 इन दोनों के मान आए क्या, बराबर आए क्या? इन दोनों के मान इक्वल नहीं आए हैं। ठीक है, f2 का मान तो 5 है और g2 का मान कितना है, 4 है। क्लियर? तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि जब आपके पास पहले 2 तो सेम हो गए और तीसरे में थोड़ी सी गड़बड़ मिली आपको, तो आप क्या कहोगे, यहां पर f एंड g कौन से फलन नहीं है, कौन सा नहीं है, तुल्य फलन नहीं है। ये आपको समझ में आना चाहिए, तुल्य फलन के बारे में, इक्वल फलन के बारे में आपको इतनी जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब अपन आगे कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, इनके प्रांत और परिसर निकालने का प्रयास करते हैं। और पहले आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं साइड में हट जाता हूं। अब हम देखते हैं कि हम किसी फलन की रेंज कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं, हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, रेंज निकालने से पहले आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए किसका, आपको जानकारी होनी चाहिए इंटरवल की। इंटरवल की जानकारी आपको होनी चाहिए, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं अंतराल। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तब आप इसको पढ़ पाओगे। ठीक है, अच्छा, इंटरवल होता क्या है वो अपन अगर देखें तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सीधा बताता हूँ, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जैसे कई बार आपके पास लिखे हुए मिलते हैं, ऐसा लिखा हुआ मिलता है ए बी, ऐसा लिखा हुआ मिलता है, कभी कभार आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, कभी कभार आपको ए बी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कभी आपको ए और बी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। हम सभी विशेष चर्चाओं के बारे में, सभी के बारे में बात कर लेंगे। -∞ टू ए आप ये ले लीजिए, -∞ टू आप इसको मैं कर देता हूँ b कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं b को क्लोज कर देता हूँ, है ना। और अपन क्या कह सकते हैं सर, a से इन्फाइनाइट ले लीजिए, और a से मैंने कुछ अभी इंटरवल लिख दिए हैं, अंतराल लिख दिए हैं, हम इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आपको परिसर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं इसको जो बोलूंगा इसको अपन बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको अपन बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं संवृत अंतराल, संवृत अंतराल बोलते हैं। इसको अपन बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, विवृत अंतराल बोला जाता है इसको। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा कि आधा क्लोज आधा ओपन, ये तो सब चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 मेन अपने पास ही रहेंगे। ठीक है, अब क्लोज इंटरवल में होता क्या है, देखो एक अंतराल और एक सेट दोनों में फर्क होता है। ठीक है, पहले मैं आपको वो क्लियर करा दूं कि आपने ये लिख दिया a, b लिख दिया, और आपने ये बड़े ब्रैकेट में a और b लिख दिया, आपने ऐसे a और b लिख दिया, इन दोनों में फर्क है। अगर अपन अंतराल की बात करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि एक लाइन है और आपके पास 2 अवयव है a और b। अब आपके पास इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, a और b। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि आपके पास यहाँ पर कहीं पर a होगा और कहीं पर b होगा, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो क्लोज इंटरवल है ये कहना चाहेगा कि आपको a से शुरू करना है और b तक चलना है, मतलब a से b तक आने वाले सभी अवयव इसके अंदर आपको मिलेंगे। क्लियर?
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और 3 लिख दिया, 1 और 3 लिख दिया, मतलब आपको इसका मतलब क्या समझ में आएगा कि ये कोई एक सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 अवयव है, कौन सा, 1 और 3। और मैंने अगर यहाँ पर ऐसा लिख दिया क्लोज इंटरवल 1 2 3 कह दिया, इसका मतलब क्या है कि एक ये क्लोज इंटरवल है जिसमें आपके पास 1 से लेकर के 3 तक आने वाले सभी अवयव इसके अंदर होंगे, ठीक है। मतलब 1 से 3 तक आने का मतलब ये है 1, 1.1, 1.2, 1.001, 2.3, 2.3, 2.9, यहाँ 3 तक आपको सारे के सारे नंबर मिलते हुए चलेंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। और अपन यहाँ पर बात करते हैं इसकी 1,3 की। आप मैंने इसको ब्रैकेट ओपन लिखा है, इसमें क्या होता है वो समझिएगा कि यहाँ पर कहीं पर 1 होगा और यहाँ पर 3 होगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है, आप इस 1 को छोड़ दीजिए और आप इस 3 को छोड़ दीजिए। 1 और 3 को छोड़ने के बाद इसके अंदर जो भी अवयव मिलेंगे, इनके बीच में जो भी अवयव मिलेंगे आप सारे लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको 1 और 3 नहीं लेना है, ठीक है। 1 नहीं लेना है, मतलब आप 1 नहीं ले रहे हो, लेकिन आप 1.00001 जरूर ले रहे हो, ठीक है ना। 1 से जस्ट बड़ा आप अवयव ले रहे हो, 3 से जस्ट छोटा आप अवयव ले रहे हो, लेकिन 1 और 3 को यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। जब अपन अवयव को नहीं लेते हैं तो यहाँ पर एक गोला बना देते हैं, ठीक है। और जब अपन काउंट करो तो उसको सॉलिड बना देते हैं, ऐसा सॉलिड, ऐसा पूरा एकदम भरा अपन ऐसा गोला बना देते हैं। क्लियर है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। क्लियर। तो अब आप यहाँ पर ए और बी से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। अब समझ पाएंगे तो क्या होगा, अपन उसको देखते हैं। कैसे देखेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा कि क्लोज इंटरवल ए टू बी लिखा है ना। तो अच्छा, इसमें क्या होता है आप ये देख लीजिएगा कि पहला अवयव और दूसरे अवयव में दूसरा अवयव हमेशा बड़ा होता है अंतराल के अंदर, ठीक है। अंतराल में आपके पास जो दूसरा सेट रहेगा, दूसरा एलिमेंट रहेगा, वो क्या रहेगा, हमेशा बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पर इसका ये बनाते हैं, डायग्राम में आपको बना के दिखाऊं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए और बी रहेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर देख रहे थे कि अपने पास ये ए है और ये बी है, ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब है ए भी आपको काउंट करना है, बी भी काउंट करना है, और इसके बीच में आने वाले सभी को आपको लेके चलना है। अब इसको मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे, इसको अपन ये लिखेंगे, x जो आएगा वो क्या रहेगा, a और b के बीच में रहेगा। a से बड़ा या a के बराबर, b या b से छोटा रहेगा। आप इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब अगर अपने पास यहाँ पर मैंने कहीं पर ओपन इंटरवल लिख दिया है, आप इस बात को समझिएगा, यहाँ पर a लिखा और b लिखा, इसका मतलब ये है कि आपको a को काउंट नहीं करना है, b को काउंट नहीं करना है, और इनके बीच वाले सभी अवयव को आपको लिखना पड़ेगा। मतलब आपके पास जो सेट का x मिलेगा वो कैसे मिलेगा, a से बड़ा मिलेगा और b से छोटा मिलेगा। दोनों में फर्क आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर a और b को नहीं लेना है और यहाँ पर a और b को भी साथ में लेना है। अब कभी कभार स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, सर ओपन में अपन ले या क्लोज में एलिमेंट को ले कि नहीं ले, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं ये और वो लिख देता है ये, थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। तो इसको अपन समझ सकते हैं, देखो ओपन है तो ओपन में आप ये लिख सकते हो, दिख रहा होगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाऊं कि सपोज आप बाजार में गए, आपके पापा के साथ गए होंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको किसी जूते की शॉप आपको दिख गई होगी, ठीक है। आपने बोला पापा मेरे को शूज दिलाओ, ठीक है, शूज दिलाओ। पापा ने मना कर दिया एक बार, ना नहीं दिलाना है, तो आप जिद कर लोगे। आपने जिद करी, ठीक है, जिद करने के बाद भी पापा ने आपको मना कर दिया, तो आप क्या कहोगे, ठीक है। आप ज्यादा फोर्स पापा को नहीं कर पाओगे ना, तो आपको उस टाइम पे क्या होगा कि वो शूज नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। और बाई चांस यही सीन अगर आपके बड़े भाई के साथ होता है, आप हो और आपके साथ बड़ा भाई है, ठीक है, क्या होगा, आप मार्केट में गए, आपके साथ बड़ा भाई गया है, आपको शूज पसंद आ गए, बाहर देखते ही आप भैया को अंदर ले गए, क्या होगा, जूते दिलाइए दिलाइए दिलाइए, वो भाई मना भी कर देगा तो आप जिद पे अड़ जाओगे, ठीक है। और कुछ भी करके आप शूज लेके ही वापस आओगे। क्यों आ जाओगे, क्योंकि आप भाई से ज्यादा क्लोज होते हो पापा के बिहाफ के ऊपर, है ना। मतलब पापा से ज्यादा क्लोज नहीं हो पाते, लेकिन भाई के साथ आप ज्यादा क्लोज होते हो, तो आप क्लोज हो
इसलिए आपको वो जूते मिल गए। बात समझना, आप क्लोज हो तो आपको वो जूते मिल गए। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, क्लोज इंटरवल है तो आपको वो नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। और आप ओपन हो तो वो आपको वो जूते नहीं मिलेंगे, वो एलिमेंट आपको यहाँ से नहीं मिलेंगे। तो बात समझ में आ रही होगी आपको हम क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो है वो तो है क्लोज का साइन और ये जो है वो ओपन का साइन। अब इससे क्या समझ में आएगा, इसमें वो x आएंगे जो a से तो बड़े या बराबर होंगे और b से क्या होंगे, छोटे होंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, इसमें आ जाएगा a लेस देन x लेस इक्वल टू b आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के आपको b तक जाना है, ठीक है। देखो जहां पर ओपन है वहां पर मैं इक्वल का साइन नहीं लगा रहा हूं, है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इनफाइनाइट के ऊपर कभी भी क्लोज का साइन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट को आपको काउंट करना है। अब इनफाइनाइट को लोगे कैसे सेट के अंदर, ठीक है। अगर आपने उसको देखा ही नहीं है, जानते ही नहीं हो आप इनफाइनाइट को, तो आप उसको उसके एलिमेंट के अंदर ले कैसे सकते हो, है ना। इसलिए अपन क्या करते हैं, इनफाइनाइट हमेशा ओपन इंटरवल में ही रहता है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या आएगा बताइए, इसमें आएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के आपको b भी काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आएगा बताइए, a से लेकर के आप b तक जाएंगे, b तक नहीं, अब कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिएगा, a को काउंट करना है आपको और इनफाइनाइट को काउंट नहीं करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक हो जाएगा और इसी को अपन r भी बोलते हैं। माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक आप जो भी नंबर लेते हो उसको आप क्या बोलते हो, r बोलते हो। आई होप आपको ये इंटरवल के बारे में थोड़ी सी जानकारी समझ में आई होगी, है ना। अंतराल में आपको बस ये ध्यान रखना है कौन सा एलिमेंट कब काउंट होगा कब नहीं होगा, हम उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर परिसर निकालने लायक आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा कि अपन रेंज कैसे निकालें किसी फलन की, ठीक है। अच्छा रेंज क्या होता है, हमने इसके बारे में पहले डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि क्या होता है रेंज। हम यहाँ पर बात कर रहे थे, एक सेट आपने लिया सेट A और एक सेट लिया आपने B और आपने यहाँ पर एक मैपिंग डाल दी F, यहाँ पर कुछ अवयव आपने ले लिए और यहाँ पर भी आपने कुछ अवयव ले लिए। अब क्या समझ में आएगा कि ये जो पूरा पूरा सेट A है वो तो हो जाएगा प्रांत मतलब डोमेन, और सेट जो B है वो हो जाएगा आपका कोडोमेन सप्रांत। और जितने आंसर आपको यहाँ पर कनेक्टेड मिलेंगे इनसे, ये वाला, ठीक है। तो ये जो सेट आपको मिलेगा, जो आंसर है इसका किसी फंक्शन की इमेज है, उसको अपन क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं और रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसके बाद रेंज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर अपन इसको यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर रेंज निकालने के लिए ये जो परिसर लिखा है उसको अपन रेंज बोलते हैं, इधर ध्यान रखना, ठीक है ना। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक साथ, तो अपन वही बात कर रहे हैं ना। अपन को यहाँ पर रेंज निकालना है तीनों फंक्शंस का। रेंज निकालने का मतलब है कि आपको fx का मान निकालना है, ठीक है ना। fx की जो आंसर रहेगा, fx जो रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, वही आपको काम करना है, ठीक है। तो बस fx कहाँ से कहाँ तक जाएगा आप इसी का आंसर निकालोगे, उसी को आप क्या कहोगे, रेंज कहोगे। तो अपन यहाँ पर रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन को ये पता है, क्या पता है आपको, कि जब आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले का जब मैं सॉल्यूशन निकालना चाह रहा हूँ उसमें क्या लिखा है इसने। देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपको हिंट चाहिएगी, ठीक है। हिंट मिलेगी आपको किसी विशेष प्रकार का फलन अपन को दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा अपने पास, मोड दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है सर मुझे मोड दिख रहा है, मोड x माइनस 2 मुझे ये दिख रहा है, क्लियर है। अब क्या होगा कि आपको ये पता है सर जो मोड होता है, मोड का जो मान होता है हमेशा 0 या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि मोड हमेशा एक धनात्मक राशि आपको दे के जाता है, ठीक है। अच्छा 0 भी हो सकता है उसकी वैल्यू, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आपने 2 रख दिया तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा यहाँ पर x के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी है, तो आप पूरा ये समझिएगा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो पूरे रियल नंबर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो अपन को ये समझ में आ रहा है सर मोड दिया हुआ है। अब आपको ये पता है कि मोड का मान हमेशा क्या होता है साहब, कि 0 या 0 से बड़ा और क्या होता है, इनफाइनाइट से तो छोटा ही होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो एक बात यहाँ से आपको समझ में आई। अब क्या होगा, आप जो भी क्वेश्चन में दे रखा है आप उसके अकॉर्डिंग बात कीजिए। क्या कह रहा है साहब, इसको माइनस करना है तो अब आगे माइनस लगा सकते हो, बात समझना। अब क्या होगा कि जब आप इनइक्वलिटीज को, ये आपके पास इक्वल नहीं है ना, इक्वल का साइन कहाँ, ये लेस इक्वल भी दिख रहा है ना, तो आपने क्या किया, यहाँ पर मैं पूरा डिटेल लिख देता हूँ, -1 से गुणा, तो आपने इन तीनों को माइनस से गुणा करवा रहे हो, तो 0 -1, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, -1 का मोड x - 2 से गुणा, फिर क्या आ जाएगा, -1 का गुणा इनफाइनाइट से आ जाएगा। बात समझना कि जब भी आप देखो, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिएगा कि मैंने x - 2 लिखा लेस इक्वल टू 0, अगर ये मैंने ऐसा कुछ लिखा है, लेस देन 0 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी इक्वल नंबर को जोड़ सकते हो, इक्वल नंबर को घटा सकते हो, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इक्वल नंबर जो नेगेटिव नंबर है, अगर आपने ऋणात्मक नंबर से यहाँ पर दोनों ओर गुणा करवाया है या भाग लगाया है, तो इसका चिन्ह बदल जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाऊं कि आपने 2 लिखा है और यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, सबको पता है सेम है। अगर मैं दोनों ओर -1 से गुणा करवा दूं तब भी क्या चिन्ह आपको यही मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आप देख लो, ये कितना आता है, -2 आता है, और ये कितना आता है, -4 होता है। अब इनमें से बड़ा कौन होता है, -2 बड़ा होता है, चिन्ह बदल गया, ठीक है। तो स्पेशली आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी अपने पास इनइक्वलिटीज, मतलब ये लेस देन और इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन वाले साइन आते हैं, तो क्या करना है, नेगेटिव नंबर से जब भी आप गुणा या भाग लगाते हो, ऋणात्मक नंबर से जब भी गुणा या भाग लगाते हो, तो चिन्ह परस्पर बदल जाते हैं। अगर ये वाला साइन है तो क्या हो जाएगा, अब निशान ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा चिन्ह हो जाएगा। बात समझ में आ रही? थोड़ा इसको ढंग से जमाऊं तो क्या हो जाएगा, -∞ से बड़ा क्या हो गया, -mod x - 2 हो गया, फिर बड़ा हो गया, यहाँ तो 0 आएगा। ये बात समझ में आ गई, 0 से गुणा कराओगे यही आएगा, बस मैं इसको पलट दिया है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? इसका निशान बदला वो तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो, छोटे से बड़े में जमाते हैं ना, सबसे छोटा -∞, उससे बड़ा ये और उससे बड़ा वो, तो अपन ऐसा लिख दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आपको एक ओ लिखना है आगे, तो आपने क्या किया, एक जोड़ने पर आपने एक जोड़ा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 -∞ लेस देन 1 - x - 2 लेस इक्वल टू 1 + 0, क्लियर। अब एक -∞, ठीक है ना, ये -∞ में एक जोड़ोगे तो आपको वही मिलने वाला है, इसमें कुछ चेंज थोड़ी होगा, अनंत ही मिलेगा भाई। अनंत में कुछ जोड़ो कुछ घटाओ तो आपको अनंत ही मिलने वाला है, वही चीज आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 - mod x - 2 लेस इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा, ये क्या है आपका, ये है आपका भैया fx, देख लो यही तो था आपका fx, यहां से यहां तक रहेगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है, आपको जो परिसर मिल रहा है, रेंज मिल रहा है, वो आपको fx का ही तो मान होता है। आपका fx कहां से कहां तक जा रहा है, -∞ से तो बड़ा है और 1 या 1 से छोटा है, तो आपका जो परिसर मिलेगा वो मिलेगा ऐसा, -∞ से लेकर के 1 तक ये मिलेगा, क्लोज इंटरवल 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी रियल नंबर के लिए आपके पास पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब उसका जो परिसर है, वो क्या मिल जाएगा आपको, -∞ से लेकर के एक क्लोज इंटरवल में आ जाएगा। यहां तक आपको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आप देखिए। आपको बात कर रहा है gx के बारे में बात कर रहा है ना, gx क्या कह रहा है आपको, gx में लिखा है 1 + cos 2x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपको हिंट दी है क्या, बिल्कुल आपको हिंट क्या दी है, cos 2x लिख के दिया है ना, मतलब आपको cos के बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। और आपको ये पता है कि जो cos का जो ग्राफ होता है -1 से +1 के बीच में घूमता है, ठीक है ना, मतलब cos का जो आंसर होता है वो हमेशा -1 से लेकर के +1 के बीच में आएगा, चाहे एंगल कितना ही बढ़ा दो, ठीक है। तो अपन जब इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे
तो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से cos 2x से स्टार्ट करेंगे। आपको ये पता है -1 से लेकर के cos 2x + 1 तक रहता है। अब जो भी क्वेश्चन में कह रहा है अपन उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब क्या कह रहा है ये, cos 2x को 3 से गुणा करवाना है, तो पूरी समीकरण को 3 से गुणा करा दो। क्या हो जाएगा बोलो, -3 ≤ 3 cos 2x ≤ 3 हो जाएगा। अब 3 cos 2x लिख दिया आपने, अब उसमें क्या कह रहा है, आपको 1 जोड़ना है, तो ये लो भैया 1 - 3 ≤ 1 + 3 cos 2x ≤ 1 + 3। बात समझ में आ रही है, आपने 1 भी जोड़ लिया। अच्छा ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, ये तो आपका gx है, ठीक है, ये आपका gx है, और ये कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर। तो क्या समझ में आ रहा है कि आपके पास g का जो परिसर मिलने वाला, रेंज मिलने वाली है, वो रेंज क्या होगी बोलो, -2 से लेकर के 4 तक होगी। मैंने यहाँ पर क्लोज इंटरवल बनाया है क्योंकि -2 और 4 को भी साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो ये हमने gx के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा और आगे आते हैं, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है hx वाला, उसको अपन देख लेते हैं। अब इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अपन आगे और बढ़ते हैं। अब अपन यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। hx बराबर में क्या लिख के दिया है, x/1 + x² लिख के दिया है। अब इसमें कुछ हिंट आपके पास नहीं है, ठीक है। इसमें हिंट क्या थी, मोड का फंक्शन था, इसमें कॉस का फंक्शन था। अब यहाँ पर कोई हिंट है नहीं, तो आप इसको पूरा लेंथी प्रोसीजर से आपको करना पड़ेगा। क्या कहोगे, जो आपको दे रखा है उसको y ले लीजिए, y अपॉन क्या हो जाए, x अपॉन क्या हो जाएगा, 1 + x², ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या मिलेगा बोलो, y × 1 + x² = x हो जाएगा, है ना। तो y × ये 1 हो जाएगा, y हो जाएगा, प्लस y x² में हो जाएगा x। थोड़ा सा को ढंग से जमाऊं मैं तो मुझे क्या मिल रहा है, y x² - x + y = 0 मिल रहा है। मतलब y में द्विघात समीकरण आपको दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं। सॉरी, x में द्विघात समीकरण है ये, ठीक है। तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, आपने सीख रखा है ना, ax² + bx + c = 0। इसका आंसर आप कैसे लिखते हो, x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac/ 2a। मैंने आपके लिए यहाँ पर फॉर्मूला भी तैयार कर दिया है। अब जो x² के साथ जो आ रहा है वो आपका a है, जो x के साथ आ रहा है वो आपका b है, जो किसी के साथ नहीं आ रहा है वो आपका c है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी y, और b की वैल्यू हो जाएगी -1, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी वापस से आपको y मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर x क्या मिल जाएगा बताइएगा, फॉर्मूला -b है, b की वैल्यू -1 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, रूट +√b², मतलब इसकी स्क्वायर आ जाएगा ना, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a की वैल्यू कितनी y, c की वैल्यू कितनी वो भी y, अपॉन में 2 × a की वैल्यू कितनी आपके पास वापस से y। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं, कुल मिला के आपको क्या मिलेगा, x = 1 ± √1 - 4y² अपॉन में 2y। अच्छा ये निकाल तो लिया, अब इसका करना क्या है, करना क्या है, वो तो अपन को देखना चाह रहे हैं ना। हम तो रेंज निकाल रहे थे और हम ये क्या निकालने बैठ गए, ये कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आया भी होगा ना। अच्छा एक्चुअली में आप बताओ रेंज होता क्या है, कि आपके फलन का मान कहाँ जाएगा, वही तो अपन रेंज कहेंगे ना। तो फलन आपका क्या है, hx है ना, अपन उस hx को y तो लिया, और अपन ये चाहेंगे कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, अपन वही तो चाह रहे हैं, लेकिन हम तो x निकालने बैठ गए थे। हाँ, अब ये भी तो बात कहना चाह रहे हैं सर, अपन x निकाल रहे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास जो है ना x जो है वो रियल नंबर होना चाहिए पूरा, क्योंकि पूरे फंक्शन ही रियल नंबर पर डिफाइन होते हैं, वास्तविक संख्या के ऊपर डिफाइन होते हैं ना। अब आप ये बात समझिएगा, अब ये रूट में, अगर रूट में ये जो नंबर आ रहा है, अगर ये नंबर पॉजिटिव हुआ तो x आपको पॉजिटिव मिलेगा, मतलब x आपको रियल नंबर मिलेगा। अगर ये रूट में नेगेटिव नंबर हो गया तो ये आपको काल्पनिक नंबर दे जाएगा।
अपन काल्पनिक संख्याओं के बारे में जानकारी चाहते ही नहीं, अब हम तो रियल आंसर चाह रहे हैं। मतलब अपन ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि x जो है वो आपका रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है, इसलिए जो रूट में आ रहा है 1 - 4y² हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा, या तो 0 हो जाएगा या 0 से बड़ा हो जाएगा। इस बात को आप एग्री करते होंगे, ठीक है ना। तो इस बात को आपको यहाँ से समझना चाहिए था। तो अब इतना सा अपने पास है, अब क्या करना चाहिए, अपन को y निकालना, यहाँ से y अपन फटाफट निकाल लेंगे। अगर ये नेगेटिव नंबर हो गया तो काल्पनिक आ जाएगा, अपन को सॉल्यूशन तो रियल चाहिए, है ना, और अपने पास y की इक्वेशन आपको मिल गई है, ठीक है। अब अपन क्या करें बोलो, हमको तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y चाहिए और इसके अलावा हमको यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप क्या बताएंगे, बताओ, आप इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, आप इसको देख के बताइएगा, ठीक है। मैं आपको 2-3 सेकंड देता हूं, आप इसको सोल्व कीजिएगा, उसके बाद मैं इसको सॉल्यूशन बताता हूं। हाँ जी, देखा होगा आपने। अच्छा चलिए देखते हैं अपन। एक तो ये मुझे y वाला जो नंबर है हमेशा पॉजिटिव चाहिए होता, तो अपन ने क्या किया, दोनों ओर -1 से गुणा करवा दिया, बात समझना, 4y² और यहाँ पर 0 को गुणा करवा दिया -1 से। देखो मैंने अभी कहा था ना थोड़ी देर पहले, अगर नेगेटिव नंबर का आप गुणा करवा रहे तो आपका साइन बदल जाएगा, आपका साइन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बताओ, 4y जो स्क्वायर है वो तो हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, लेस इक्वल टू हो जाएगा 0। अब अपन को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलेगा बताइए आप, 4y² लेस इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हो कि एक आपने दोनों और एक को जोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और क्या हो जाएगा बताइए, y² इक्वल में लेस इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो y कितना मिलेगा बताओ, y आप दोनों और अंडर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √1/4 ऐसा हो जाएगा, +-4 हो जाएगा, है ना। तो क्या मिलेगा बताइए, y लेस इक्वल टू हो जाएगा बोलो +-1/2, कुछ ऐसा मिलेगा। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास इस प्रकार से अगर सॉल्यूशन मिलता है तो आपको क्या लेना है, यहाँ पर आपका -1/2 आएगा और यहाँ पर आपके पास 1/2 आएगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस प्रकार के सॉल्यूशन मिलता है आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हो, mod y² लेस इक्वल टू 1/4, आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, है ना। ये चीजें होती है ना, और मॉड की जो वैल्यू होती है माइनस से लेकर के प्लस तक जाती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग में देख सकते हो। तो कुल मिला के बस ऐसा अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, आप यहाँ तक आ जाते हो, तो आपको क्या लिखना है कि y जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, -1/2 से बड़ा रहेगा और +1/2 से छोटा रहेगा, और ये आपका y क्या है, वही आपका hx है। तो अब आपके रेंज कितनी मिल जाएगी बोलो, रेंज आपको मिलेगी -1/2 आप इंक्लूड कीजिए और +1/2 भी आप इंक्लूड कीजिए। तो ये तो था हमारे पास इसका रेंज निकालने का तरीका, ठीक है। हमने रेंज निकाला है और किस प्रकार से रेंज निकालते हैं हमने ये सारा चीजें यहाँ पर देख ली, ठीक है। अब इस आधार पर आप जो पुरानी वाली जो RBSc किताब होती है थी 2008 से पहले वाली, उसकी आप प्रश्न वाली 2.1 को सोल्व कर सकते हो। प्रश्न वाली 2.1 को आप इससे सोल्व कीजिएगा, वो आपके पास पूरी सोल्व हो जाएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आता आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और भी आपको हमसे जुड़ना है तो हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसमें 100+ स्टूडेंट अभी तक जुड़े हुए हैं और वो रेगुलर काम जो हम करवा रहे हैं वो रेगुलर कर रहे हैं। वो वीडियो देखकर जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, शीट जो सोल्व करने के लिए दी जा रही है उसको भी सोल्व कर रहे हैं। ऐसा पूरा का पूरा कोचिंग का सिस्टम हमने चला रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हो हमसे आप जुड़ सकते हो। अब नेक्स्ट अपन बात जब भी करेंगे, मतलब अपन कल अपन भी लेंगे, तो वो अपन यहाँ पर अब रेगुलर 2 वीडियो लाने वाले डेली, मतलब डेली अपन 2 घंटे पढ़ने वाले, जिनमें एक सेशन रहेगा ग्रेजुएशन लेवल का, मतलब जो कॉलेज लेवल का जो अपन पार्ट है वो अपन करेंगे, और एक जो पार्ट रहेगा वो अपने पास जो 11th-12th का चल रहा है वो रहेगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी यहाँ पर और भी बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको कंटेंट जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब एकदम क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है और वो भी पूरे के पूरे बेसिक से दिया जा रहा है।
आपका जो पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चन से मिलके बनेगा। जो हमारा जो कोशिश रहता है वो आपकी जो पुरानी वाली आरबीएससी वाली बुक और एसआर सनी के क्वेश्चंस, आप किसी भी कोचिंग के क्वेश्चन सीट को उठा के देखिएगा, उसमें पुरानी वाली आरबीएससी के पेपर है, क्वेश्चन से, और एसआर सनी से क्वेश्चन है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर का है ही नहीं, ठीक है। और हम वही क्वेश्चन से यहाँ पर करवा रहे हैं और उन्हीं की बेसिक जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।